रिक्वेस्ट एवरीवन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के अगले चैप्टर को, जो कि है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी दिव्यांग। हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स आपके डिस्कस कर चुके हैं और आज के बाद आपके जो टोटल 5 चैप्टर्स है वो हो जाएंगे, यानी आपका योग एंड लाइफस्टाइल हो जाएगा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सीडब्ल्यूएसएन वाला हो जाएगा। उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, एंड आपका जो फिजियोलॉजी एंड इंजरीज वाला है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपके 5 और टॉपिक्स बचेंगे, 5 चैप्टर्स बचेंगे, जो कि हम आने वाले दिनों में क्लियर करेंगे। आपका एग्जाम है 13 मार्च को, आज तारीख है 6 मार्च, वी हैव 7 days टू गो। एंड आज फिजिक्स का पेपर हो गया है, सो होपफुली अब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन। आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यू के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी वो कौन कौन से संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, यानी उनको प्रमोट करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी दे आर स्पेशल पर्संस, या फिर जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, जिनमें किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है। ये आपका जो सिलेबस है पहले से रिड्यूस हो चुका है। पहले यहाँ पर आपको और भी डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़नी थी, बट अभी आपको नहीं पढ़नी, अभी आपको सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी, क्योंकि ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो इतने में आपको इतनी चीजें पढ़ लेनी है कि आपके 6-7 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कवर कर सकें। तो यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें आपको स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डीफ ओलंपिक्स, 3 चीजें तो आपको पढ़नी है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन की इनमें कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, या फिर इनकी शुरुआत कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनका एम क्या है, इतनी चीजें आपको इनकी पढ़नी है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिव्यांग की कैटेगरी में रखा जाता है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज का क्या एडवांटेज है। ये क्वेश्चन आपका ओपन क्वेश्चन है, आना ही आना है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे जो आप फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो स्पेशल नीड्स वालों को भी कराई जा सके, वो भी उसका लाभ जो है वो उठा सके। तो बात करें सबसे पहले हम कि स्पेशल ओलंपिक क्या होता है, क्योंकि जो आपका स्पेशल ओलंपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल ओलंपिक जो है वो होते क्या है। डिसेबिलिटी पहले हम समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी तरह की कोई इम्पेयरमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कॉग्निटिव हो, सेंसरी हो, मेंटल इलनेस हो, हर एक चीज जो है वो डिसेबिलिटी में आती है। अगर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, यानी या तो उसको चलने में दिक्कत होगी, उसके हाथ में दिक्कत होगी, पैर में दिक्कत होगी, उसके लिम्स में किसी ना किसी तरह का इम्पेयरमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इम्पेयरमेंट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसमें अगर किसी तरह का इम्पेयरमेंट होता है, जिसे हम मानसिक कहते हैं, वो आपका इंटेलेक्चुअल आता है। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में भी ऐसी तरह की चीजें आएंगी, सेंसरी में आएंगी, मेंटल इलनेस में आएंगी। तो ये सब चीजें भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले आपके सिलेबस में था, रिड्यूस्ड में नहीं। फिर यहाँ लिखा पर्सन विद डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू हर। तो एक नॉर्मल इंसान और एक फिजिकल डिसेबल या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का इंसान एक साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, एक ही चीज में एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए उनके लिए अलग से जो गेम्स हैं, या फिर उनको भी स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का एक तरीका है, जो कि ये स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक्स, ये सब उनको देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरालंपिक्स की, ये क्या है। आपने सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, उसको बस इतना आपको याद रखना है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, एंड उन तीनों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप उतनी पढ़ के जाएंगे तो आपके एमसीक्यूज भी आराम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैरालंपिक्स की। तो पैरालंपिक्स है ये, हाँ, ये तीनों ही चीजें जो हम पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स और डीफ ओलंपिक्स पढ़ेंगे, तीनों के तीनों आईओसी द्वारा ये जो है रजिस्टर्ड है, यानी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नॉट इंडियन, जो भी उसके अंतर्गत आते हैं। जो ओलंपिक्स हम देखते हैं, जो हमारे अभी टोक्यो में हुआ था 2020 में, और अब जो पेरिस में होने वाला है 2024 में, ये ओलंपिक्स जिस तरह से होते हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो आईओसी है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। और ये जितने भी यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, इनकी भी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो आईओसी ही है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है,
तो उसका आंसर हमेशा आईओसी होगा। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है, मतलब याद रखनी है। अब पैरालंपिक्स इन मेगा स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटी एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईपीसी, इसको हम आईपीसी बोल देते हैं। ये जो पैरालंपिक्स की जो कमेटी है उसको आईपीसी या फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कहा जाता है। अब एक कहानी है इसके पीछे। हुआ क्या कि 1948 में लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई। बट इसकी शुरुआत और भी पहले हुई। जब हमारे 1944-45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 19 जो चल रहा था उस वक्त खत्म हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जो डिसेबल हो गए थे, जिनके या तो वो अपने हाथ में हाथ गवा बैठे या तो उनके पैर नहीं थे। तो इस तरह से वो जो सोल्जर्स थे अपने देश के लिए लड़ने के बाद, उस वॉर में लड़ने के बाद जब वो डिसेबल हो गए तो वो बहुत अपने आप को लेस कॉन्फिडेंस या फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। वो खुद को, उन्हें ऐसा लगता था कि वो खुद के ऊपर एक बोझ है। वो अपने आप से घृणा करने लगे, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो एक इंसान थे, उनका नाम जो है गटमैन करके है। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि डिसेबिलिटी जो है वो किसी तरह का अभिशाप नहीं है, वो अभी भी कुछ कर सकते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उस वक्त इसे पैरालंपिक गेम्स के नाम से नहीं जाना जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने 1948 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके जस्ट बाद उन्होंने वो पैरालंपिक्स गेम कराया। उसका नाम उस वक्त पैरालंपिक गेम्स नहीं था, वो आपसे रेयरली क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तब सबसे पहली बार जो पैरालंपिक गेम्स हुए उसकी जो फेडरेशन है वो पहले भी बन चुकी थी, पहले भी कराए जाते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बार जो है वो ओलंपिक के बाद ये गेम्स कराए गए। और वहीं से शुरुआत हुई इसकी, जो आपके पैरालंपिक गेम्स हैं। तो जो पैरालंपिक गेम्स है वो पहली बार 1960 रोम में हुए। इसके पहले भी होते थे लेकिन उनका नाम पैरालंपिक्स नहीं था, वो उन्होंने जो नाम रखा था उस नाम से होते थे। और 1960 के बाद इन्हें पैरालंपिक गेम कहा जाने लगा। इसलिए इनको रोम में, अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो पैरालंपिक गेम्स है उनको सबसे पहली बार कब हुए, तो आपको आंसर में 1960 लिखना है। अगर यहाँ पर एक और चीज है कि पैरालंपिक्स को पैरालंपिक्स क्यों कहा जाता है, यानी इसका जो पैरा वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो पैरा जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है अलोंग साइड। तो पैरालंपिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो आपके जो एक्चुअल ओलंपिक है उसके खत्म होने के जस्ट बाद होते हैं, सेम वेन्यू पे होते हैं, सेम जगह पे होते हैं। तो क्योंकि वो उनके साथ साथ होते हैं इसलिए उन्हें पैरालंपिक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको को याद रखना है। और जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनकी गवर्निंग बॉडी जो है वो आईपीसी है, यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कि पैरालंपिक गेम्स जो हैं वो सबसे पहली बार कब हुए, 1960 रोम। दूसरा, पैरालंपिक गेम्स की गवर्निंग बॉडी कौन सी है, आईपीसी। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आता है कि पैरालंपिक गेम्स जो हैं उनकी शुरुआत कब हुई या फिर ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ से आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सोल्जर्स थे उनके लिए जो सबसे पहला गेम कराया गया था दैट वाज इन 1948 लंदन, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और तब इसे इस नाम से नहीं जाना जाता था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आईपीसी है वो 22 सितंबर 1989 को उसका गठन हुआ। उसके पहले तक आईपीसी नहीं थी। पैरालंपिक गेम्स तो होते थे बट आईपीसी नहीं थी। और इसका जो ये आईपीसी जो है वो जर्मनी में सिचुएटेड है। तो ये जितने भी हैं आपके एमसीक्यू के लिए बनने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक चीज लिखी है, 29 जुलाई 1948 को लंदन 1948 ओलंपिक गेम्स के दौरान पहली बार हुए थे ये, जो कि डॉक्टर गटमैन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था व्हील चेयर एथलीट्स के लिए। और तब इसका नाम जो था वो था स्टोक मैंडविले गेम्स। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और होपफुली आपसे अगर एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो यही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए। Vision of the IPC is to enable Paralympics athletes to achieve sporting excellence and to inspire and excite the world। तो ये लाइन रेयर है, पूछी जा सकती है, बट ये आईपीसी का विजन है जो एज इट इज है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पेशल ओलंपिक की। तो स्पेशल ओलंपिक क्या है, तो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है कि पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो पैरालंपिक्स है वो बेसिकली फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए ही होता है। पैरालंपिक्स गेम में कुछ जो कैटेगरीज बनी है वो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनी है
कि अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, तो वो उनकी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कैटेगराइजेशन हुआ है, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन स्पेशल ओलंपिक जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग भी यहाँ पर मोस्टली आते हैं। तो इसलिए जो स्पेशल ओलंपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो मेन वर्ड है जिससे वो डिफर करता है। एक और चीज है कि पैरालंपिक्स जो है उसके समर्स और विंटर, जो समर ओलंपिक होते हैं उसके बाद भी पैरालंपिक होता है, और विंटर ओलंपिक के बाद भी पैरालंपिक होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन में आ भी गया आपको पैरालंपिक के बारे में लिखने के लिए, तो आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए, अगर आपको सब एक एक करके याद आ रही है और सब लिख रही हो तो आपका अच्छा खासा 4 नंबर का आंसर आराम से बन जाएगा। फिर है इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1968 को इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। स्पेशल ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए 20 जुलाई 1968 को ही फाउंड हुआ था। अब बात आती है डीफ ओलंपिक्स की। डीफ का मतलब होता है जो बहरे होते हैं उन्हें डीफ कहते हैं। तो अब इन गेम्स की खास बात ये है, ये सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, ये कंडीशन है। और ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो में उनके हाथ के सिग्नल्स हैं, जिन सिग्नल्स को इस तरह से किया गया है, उसे यूनाइट किया गया है। ये दिस इज फॉर डीफ ओलंपिक्स। डीफ यानी जो बहरे होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, और ये पहले इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से जाना जाता था, और सबसे पहली बार 1924 पेरिस में हुआ। तो ये भी 1924 पेरिस में हुआ, ये 20 जुलाई 1968 शिकागो में हुआ, और पैरालंपिक्स 1960 रोम में हुआ। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपने ये 3 चीजें लिखी तो हाईलाइट जरूर करिएगा, एग्जाम में एक अच्छा इंप्रेशन देगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको किसी भी तरह का हियरिंग एड नहीं पहनना होता है, और यहाँ जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जितनी भी रेफरशिप होती है, उसमें सिर्फ सिग्नल्स का यूज किया जाता है, किसी भी तरह का वॉइस का यूज नहीं किया जाता, जो डीफ ओलंपिक्स होते हैं। और एक और चीज है, किसी का हियरिंग लॉस जो कम से कम 55 डीबी या उससे ज्यादा होता है, तभी उनको वहां पर उस गेम के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहली चीज, जिसमें थे स्पेशल ओलंपिक्स, डीफ ओलंपिक और पैरालंपिक। ये 3 चीजें हो गई। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSA। अब ये क्वेश्चन तो आपने आना ही आना है, मतलब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को नहीं आने का कोई चांस नहीं होता, मतलब है नहीं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, आपने देखे होंगे, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा, तो उसको फिजिकल एक्टिविटीज के क्या क्या एडवांटेज हैं आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। अब सबसे पहला इसका बेनिफिट है फिजिकल। तो जब भी कोई भी ऐसा बच्चा जो फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर मेंटली चैलेंज्ड है, तो उसको फिजिकल बेनिफिट ये मिलेगा कि वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके जो भी लिम्स हैं, जो भी उसकी मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होगी। तो कहीं ना कहीं जो उसका मूवमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, वो जो चीजें कर रहा है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो फिजिकल बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं वो उसकी जो बॉडी है उसे स्ट्रांग बनाएगा, दैट इज फिजिकल बेनिफिट। इसमें आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड है मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन। अब जितने भी बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनके लिए, क्योंकि यूजुअली वो जल्दी किसी से एंगेज नहीं होते, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं उनके रिक्रिएशन का भी एक मोड होती है। एक ऐसा रिसर्च पेपर में भी कहा गया है कि जो बॉल है, एक बॉल एक ऐसी चीज है कि आप किसी को भी दे दो तो वो उससे खेलने लगता है। तो वैसे ही एक बॉल जो है, अगर आप किसी स्पेशल चाइल्ड को दे रहे हैं तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है उससे खेलने के लिए, उसे फेंकने के लिए या फिर उसमें किक करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो उन्हें रिक्रिएशन भी प्रोवाइड करती हैं। तीसरा है उनकी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रोवाइज करना। उनकी इमोशनल हेल्थ का मतलब ये है, क्योंकि वो लोग जो है वो जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं होते, वो अपने जो इमोशंस हैं वो उसे जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जब वो खेलते हैं तो उनकी इमोशनल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। यानी जब वो खेल रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा, उन्हें खुशी होगी, जब वो जीतेंगे तो उन्हें खुशी हो रही है, हारेंगे तो उन्हें दुख होगा, जब वो किसी चीज के लिए शाउट कर रहे हैं तो एक्साइटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनके सारे इमोशंस हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, जो उनकी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फिर है चैनलाइजिंग द सरप्लस एनर्जी। अब इस सरप्लस एनर्जी की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बट सरप्लस एनर्जी का मतलब ये है कि हर एक बच्चे को अगर हम कहीं इंगेज नहीं करेंगे तो वो उस एनर्जी को किसी दूसरे काम में यूज कर सकता है। जैसे कि अगर हम ADHD की बात करें, जो कि हाइपर एक्टिव एक तरह का डिसऑर्डर है,
तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गुस्से में चीज़ों को फेंकते हैं या फिर किसी को मारते हैं या फिर खुद अपना ही सर दीवार में पटकने लगते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो अपनी एनर्जी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा, तो ये सब काम करने के लिए उसके पास एनर्जी कम रहेगी और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद जो चीज़ों को फेंकना है या फिर जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसका वो वहाँ से रिड्यूस होने लगता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो उसकी मोटिवेशन मिलता है, उसका जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो कम होता है। ये सब जो चीज़ें ये इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी के। यहाँ जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपने एक दो चीज़ तो ऐसी हैं जो थोड़ी सी स्पेशल हैं या फिर स्पेशल नहीं, कहने का मतलब है एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ थोड़ी स्पेसिफिक हैं, जो आपको लिखनी ही लिखनी है, जो कि यहाँ पर है आपका फिजिकल बेनिफिट या फिर जो सरप्लस एनर्जी में आपने एडीएचडी का एग्जाम्पल दे दिया। तो कुछ चीज़ें तो ऐसे स्पेसिफिक लिखनी है, बाकी हर एक इंसान को जो फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेज होते हैं नॉर्मल इंसान को, वो सारे के सारे अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप वो भी उसमें लिख दीजिए। बट आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपने जो भी चीज़ें याद आ रही हैं उनको पॉइंट्स में बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है तो एक जनरल इंसान भी यही लिखेगा कि फिजिकल एक्टिविटी हर किसी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। बिहेवियरल बेनिफिट्स जो उसके बिहेवियर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, ये नॉर्मल इंसान में भी होता है तो सीडब्ल्यूएसएन के लिए भी है। इंक्रीज इंडिपेंडेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी स्पेसिफिक भी है कि जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनको इतना कॉन्फिडेंस देता है, अगर वो किसी और का सहारा लेकर चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो खुद भी चल सकते हैं, खुद भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उनमें इंडिपेंडेंस की जो भावना है वो आती है। तो ये वो फिजिकल एक्टिविटीज के एडवांटेज हैं सीडब्ल्यूएसएन के लिए, जो उनको किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लाते हैं। यानी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल इंसान जो है वही फिजिकल एक्टिविटीज का फायदा ले सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज हर किसी के लिए एडवांटेज देती है, इसलिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो उसको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको यही चीजें इस क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर सीडब्ल्यूएसएन। अब हमने बात की कि हाँ उनको इससे फायदा तो होगा, लेकिन क्या एक जो नॉर्मल, अगर हम बोलते हैं कि हम बॉल को किक कर सकते हैं, हम बॉल लेके थ्रो कर सकते हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम चीजें खेल सकते हैं, क्या उस तरह एक सीडब्ल्यूएसएन या फिर जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी खेल सकता है? नहीं, क्योंकि उनके पास चीजों के लिए लिमिटेशंस हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स, वो हर चीज हमारी तरह नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स में, या फिर जिस भी तरह की फैसिलिटी हम यूज कर रहे हैं उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं सो दैट जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी उसका यूज कर सके। अगर हमें उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है तो उन्हें उस फिजिकल एक्टिविटी को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो उसका यूज कर सके। यहाँ इस वाले टॉपिक में आपने वो स्ट्रेटजीज लिखनी है, वो चीजें लिखनी है, सो दैट एक चाइल्ड, एक स्पेशल नीड वाला जो बच्चा है वो भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि किसी भी तरह की चीज अगर हम उसे कराना चाहते हैं तो हमें पहले वो चीजें उन्हें बतानी पड़ेंगी, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जब तक हम उन्हें चीजें क्लियरली समझा नहीं पाएंगे कि आपको कैच करना है, किक करना है, इस चीज के लिए आपको ये चीज नहीं करनी है, यहाँ तक जाना है, वहां तक नहीं जाना है, तो क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें या तो फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो ये भी हो सकता है कि चीजें वो बहुत देर में समझे। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है पेशेंस के साथ, या फिर कोई ऐसा इंसान कई बार जो है जिसे दिखाई नहीं देता है, फिर जिसे सुनाई नहीं देता, उनके लिए हमें साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। अगर आप उन्हें प्रॉपरली समझा नहीं पाएंगे कि करना क्या है तो फिर वो उस चीज में उतने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो सबसे पहले स्ट्रेटजी है वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। दूसरा है स्पेस। अब अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए हमें उस तरह का स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो जहां पर व्हीलचेयर चल सके ऐसा स्पेस होना चाहिए। अगर कोई क्रचेस का यूज कर रहा है तो वो भी ऐसी जगह हो जहां पर वो उसका यूज कर पाए। तो हमें जो स्पेस है वो भी इस लायक बनाना पड़ता है ताकि वो उसका प्रॉपर यूज कर पाए, या फिर वो प्लेस जो है उनके लिए फेवरेबल हो, उनका स्पेस जो है वो उनके लायक हो। तीसरी चीज जो है वो इक्विपमेंट। किसी भी तरह की एक्टिविटी कराने के लिए जो हमें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो ऐसे होने चाहिए जो जिसका वो यूज कर पाए। अगर हमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है या फिर अगर हम उनको नॉर्मल ग्राउंड पे छोड़ दें और बोले कि आप खेलो तो वो नहीं खेल पाएंगे। उसके लिए हो सकता है
कि अगर हमें फुटबॉल खिलाना है तो उसमें कोई इसमें थ्रेड बांध दे, जिससे वो फुटबॉल को मारने के बाद वापस उसे अपने पास खींच सके अगर कोई जो है व्हील चेयर पे है। या फिर अगर हम उनको किसी बॉल से खिला रहे हैं तो उसे हम किसी रॉड पे या फिर हम किसी रस्सी से इस तरह से बांध सके कि वो मारने के बाद वापस उनके पास आए, वो उनकी रेंज से बाहर ना जाए। तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं उनका हम यूज करते हैं, सो दैट जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए और उस चीज का यूज भी कर पाए। उसके बाद है ग्रेडेड एक्टिविटी। ग्रेडेड एक्टिविटी का मतलब ये है कि उनको अगर कोई इनिशियल लेवल पर है तो उसे एक बार में एक ही चीज सिखानी चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी एबिलिटी और अपने लेवल के हिसाब से ही चीजें सीखते हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान और उनमें समझने का फर्क है, तो उनकी समझ के हिसाब से उनको वो चीजें करानी चाहिए या फिर बतानी चाहिए। सोशल स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि वो कोई भी, या फिर बच्चों की बात करें या फिर स्पेशल चाइल्ड की बात करें, वो उस स्पोर्ट्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो पाते हैं, या फिर ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें उनके दूसरे फ्रेंड्स या फिर वो जिनके साथ खेलना चाहते हैं वो हो। तो सोशल स्ट्रेटजीज, अगर किसी भी स्पेशल चाइल्ड को कोई दूसरा जिसके साथ वो खेलना चाहता है, तो अगर उस स्पोर्ट्स में उसे इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसमें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा या फिर उसे ज्यादा देर तक खेलने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं। उसके तो ये था आपका जो चैप्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें आपको सिर्फ यही 3 टॉपिक्स पढ़ने थे। इन 3 टॉपिक्स पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।